आज हम आपको एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर 1 फिलहाल चैप्टर 1 हम मान रहे हैं, इसमें दूसरा चैप्टर है। तो कक्षा 11 की बुक से आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें कुछ पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत दिए हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इमैनुअल कांट ने सबसे पहले, ठीक है, इनका बहुत ही फेमस मत था सब, ठीक है, इन्होंने पृथ्वी संकल्पना दी थी उत्पत्ति की। इसके बाद फिर लाप्लास ने 1796 में ये निहारिका परिकल्पना दी है। अब इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ। मतलब कि जो निर्माण धीमी गति से घूमता हुआ पदार्थ था उसके बादल से इकट्ठा होने से इनकी रचना हुई है। इसके बाद 1900 में चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। मतलब इसके अलावा एक तारा और था, ठीक है, एक तारा था सूर्य के अलावा। तो उन्होंने कहा कि सूर्य के अलावा एक तारा था, इसको हम साथी तारा कहते हैं, और उसके गुरुत्वाकर्षण से सूर्य की सतह से कुछ सिगार टाइप का एक पदार्थ निकला और वो सूर्य की सतह से अलग हो गया। और फिर क्या हुआ, सूर्य चला गया था, मतलब जो साथी तारा था वो सूर्य से दूर चला गया था। और फिर उसके बाद वो शिकार के आकार का जो निकला था पदार्थ वो उसके साथ ना गया, जाकर वो सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा, ग्रहों के रूप में बन गया। तो इसके बाद जेम्स जीन्स और जेफरीन ने इस मत का समर्थन दिया। इन्होंने ज्वारीय कल्पना प्रस्तुत की थी। यद्यपि कुछ समय बाद क्या हुआ, फिर कुछ मत और आए। जो पिछले मत थे वो जो अभी तक मैंने बताया वो एक तारक सिद्धांत था, लेकिन उसके बाद फिर द्वै तारक सिद्धांत बाइनरी थ्योरीज सिस्टम आए। इसमें सूर्य के अलावा एक जिस साथी तारा था उस तारे के अलावा एक और तारा था। तो 1950 में ऑटो स्मिड नामक एक विद्वान थे और कार्ल वाइसजार्सर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। और उनके विचार से उनका विचार से सूर्य एक निहारिका से घिरा हुआ था जिसका मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम धूलकणों से बना था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तस्तरी चपटी आकृति के बादल का निर्माण हुआ जिससे उन ग्रहों का निर्माण हुआ। अब ये सब सिद्धांत थे, इनको इतनी मान्यता नहीं मिली है। आगे चल कर देखते हैं ये आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत में देख सकते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में बिग बैंग, जिसको जॉर्ज लेमंतर ने, जो एक पादरी भी थे और साथ साथ केमिकल इंजीनियर भी थे, उन्होंने प्रस्तुत किया ब्रह्मांड। अब आगे हम देखते हैं इधर, ये देखिए, हम कहता है 1920 में क्या हुआ कि एडविन हब्बल ने एक टेलीस्कोप या दूरबीन का निर्माण किया था। उस दूरबीन के माध्यम से बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि समय बीतने के साथ साथ ब्रह्मांड में हर पिंड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जैसे हम गुब्बारे में कुछ चिन्ह लगाते हैं फुलाने के पहले और उसके बाद फुलाते हैं तो फिर गुब्बारे का जो चिन्ह है वो गुब्बारा के साथ साथ दूर होता आता है, गुब्बारा भी फूलता आता है। ऐसे ही तो बिग बैंग के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी हो रहा है। तो बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमंतर ने दिया था। तो बिग बैंग में कुछ मुख्य बातें हैं, देखिए। आरंभ में सभी पदार्थ इसमें ब्रह्मांड बना एक छोटे से गोलक के रूप में एक स्थान पर। मतलब कहने का मतलब आरंभ में कुछ नहीं था, एक छोटे से गोले के रूप में, मटर के दाने के रूप में एक पदार्थ था। और जब उसमें भीषण विस्फोट हुआ, विस्फोट के साथ साथ चारों तरफ पदार्थ फैल गए और बिग बैंग घटना आज से 13.7 अरब साल पहले ये मानी जाती है। 13.7 अरब साल पहले ये मानी जाती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है और बिग बैंग के बाद ही समय, पदार्थ आदि का निर्माण हुआ। इसके बाद आकाश गंगाओं, इसमें लिखा हुआ बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन गिर गया जिससे पदार्थों का निर्माण हुआ। उसके बाद फिर आकाश गंगाओं के बीच की दूरी का विस्तार हुआ। मतलब कहने का मतलब बिग बैंग जब विस्फोट हुआ उसके बाद ही सारी चीज़ों का निर्माण हुआ। अब ये तो वही पृथ्वी की उत्पत्ति, मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित।
सौर परिवार की। अब तारों की उत्पत्ति का निर्माण देखते हैं। तारे, जैसे कि हमारा सूर्य भी एक तारा है, हम सभी पूरा ब्रह्मांड में तारों के अलावा कुछ नहीं है, तारा ही सब कुछ है। और ये तारे धूल कणों से बने हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है पदार्थ का एकत्र हुआ गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण तमाम धूल कण थे इकट्ठा हो गए और इससे तारों का निर्माण हुआ और आकाश गंगाओं के विकास का आधार बना। और यही तारे आकाश गंगाओं के हमारे गैलेक्सी के निर्माण के आधार बने। इसमें लिखा हुआ कि एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। प्रकाश वर्ष मतलब होता है एक साल में प्रकाश जितना दूर चलता है उसको हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गैसों का समूह होता है उसको हम निहारिका बोलते हैं। तारों का निर्माण आज से 5 से 6 अरब वर्षों पहले हुआ है। अब यहाँ पर हम दिखाया गया है कि प्रकाश वर्ष, देखिए प्रकाश वर्ष समय का नहीं बल्कि दूरी का माप है। प्रकाश वर्ष से हम दूरी मापते हैं, ठीक। और प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। और प्रकाश को पृथ्वी पर आने पर सूर्य का प्रकाश 8.3 सेकंड लिखा हुआ है। अब ग्रहों का निर्माण किस तरह से हुआ है कि देखिए ये उनसे निहारिका जो हम बताए थे कि जो परिकल्पना अभी तक दी हुई हैं उन सूर्य एक साथी तारा था और सूर्य से जो निकले हुए पिंड थे उन्हीं के कारण ग्रहों का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पर देख लेते हैं सौरमंडल। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, NCERT किताब है, ये देखिए आप देख लेते हैं। ये सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है क्योंकि धूल कण से ही निहारिका बनी है और निहारिका धूल कण से ही हमारे सूर्य तारों का निर्माण हुआ है। और 5 से 5.5 या 5.6 अरब वर्ष पहले हुई। अब ग्रह लगभग 6.5, कहने का मतलब है कि हम निहारिका जो है ये 5.6 अरब वर्ष पहले हुई है निर्माण और 4.6 से 4.56 अरब पहले हमारे ग्रह बने हैं। और हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे, ये हमको निकाल दिया गया है। और ग्रहों को जो हमारे 8 ग्रह हैं, 4 नज़दीकी ग्रह हैं, इनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। जैसा कि ये देख सकते हैं आप ये और जो दूर हैं 4 दूर हैं उनको हम जोबियन या वाह्य ग्रह कहते हैं। ये गैसीय ग्रह भी हैं। ये जो आंतरिक ग्रह हैं वो कठोर हैं, टफ मतलब पथरीले हैं, इनका घनत्व ज़्यादा है। और जो वाह्य ग्रह में बड़े हैं लेकिन वो गैसीय ग्रह हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए जोबियन और सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक ही समय में हुआ है। प्लूटो बताया मैंने तो प्लूटो भी एक ग्रह था, इसको 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने निकाल दिया था। अभी सभी ग्रहों के बारे में डिटेल से दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं जो बताया मैंने पार्थिव ग्रह के बारे में, और ये पार्थिव ग्रह और जोबियन ग्रह के बारे में, इनको विस्तार से आप देख लीजिए। ये देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं पार्थिव ग्रह और ये जोबियन ग्रह। चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा का निर्माण 1829 में जॉर्ज डार्विन ने बताया कि पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते एक पिंड थे। इनके कहने का मतलब है पृथ्वी और चंद्रमा थे पहले, और ये पूरा पिंड डंबल, बीच से पतला व किनारों से मोटा, मतलब एक आकार का था जो एक डंबल होता है, मुसारा होते हैं, उसी का आकार थे। और वो घूमते घूमते वो टूट गए, जिससे छोटा वाला भाग चंद्रमा बन गया और वो टूट के अलग हो गया। और जहाँ से टूटा है वो आज प्रशांत महासागर के रूप में एक गड्ढे के रूप में पृथ्वी पर मौजूद है। लेकिन वर्तमान वैज्ञानिकों ने इसको स्वीकार नहीं किया है। बताया कि चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है, जिसे बिग स्प्लैट कहते हैं। मतलब किसी से टकरा गया था किसी पिंड से, तब वहाँ पर इस टकराव के फलस्वरूप इस चंद्रमा का निर्माण हुआ, इसको बिग स्प्लैट कहते हैं। और चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले हुई है। अब इस तरह से अब पृथ्वी का उद्भव, पृथ्वी कैसे बनी है, तो पृथ्वी हमने बता चुके हैं पहले से ही पृथ्वी कैसे बने थे, लेकिन यहाँ पर बताया गया है पृथ्वी का उद्भव, मतलब पृथ्वी पर विकास कैसे हुआ जीवों का। देखिए देख सकते हैं
ये सौरमंडल का स्थल मंडल का विकास। तो ज़्यादातर एक जैसे घने और हल्के मिश्रण से बने हुए थे। उल्काओं के अध्ययन से, मतलब उल्का के अध्ययन से पता लग चलता है कि पृथ्वी की रचना कैसे है, कि माना जाता है कि उल्का और पृथ्वी की जो रचना थी एक ही साथ हुई थी। अब पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान उसमें उत्पत्ति कहने का मतलब कि जब पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के कारण हो रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे, तो पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया, अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई, जिससे ताप उत्पन्न होने से पिघलने लगे और पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हल्के और भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण ये टकराव हुआ था। आप यहाँ देख सकते हैं आप महाकल्प और कल्प। ये 2000 पिछली पीजीटी परीक्षा में पूछा गया था कि सबसे बड़ा महायुग कौन सा था, तो ये ईयान है। बहुत से बच्चों ने ये महाकल्प मारा था, लेकिन देखिए ईयान है। यहाँ देख सकते हैं आप ईयान, पीछे भी दिया गया है। अब आगे हम दिखाते हैं वायुमंडल व जलमंडल का विकास। तो पृथ्वी के वायुमंडल में वर्तमान संरचना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। तो कहने मतलब कि इसमें हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है। अब प्रारंभिक वायुमंडल जो हमारा शुरू में पृथ्वी रचना हुई थी, तो हाइड्रोजन और हीलियम की सत्ता थी, लेकिन सौर पवन के कारण सौर पवन ने इनको हटा दिया वहाँ से, जिससे यहाँ पर जीवन संभव हो सका। और ये वायुमंडल के विकास की प्रथम अवस्था थी। और जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, सारा चीज़ मटेरियल लिखा हुआ है। और यहाँ पर दिया गया है कि लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास हुआ था। 380 करोड़ साल पहले। और जीवन की उत्पत्ति, वहीं पर हम ये भी देख सकते हैं कि लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले यहाँ पर जीवन आरंभ हुआ था। ये देखिए, यहाँ परीक्षाओं में पूछ चुके हैं कि पृथ्वी पर जीवन का विकास कब हुआ। अब यहाँ पर हम देखते हैं नीचे वैकल्पिक प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आय को प्रभावित करती है। तो ये आप कहते हैं 46 करोड़ 4.6 अरब करोड़ वर्ष पहले। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन सी अवधि सबसे लंबी है। ये पीजीटी में पूछा गया था पिछली बार। तो ये ईयान है। बहुत बच्चों ने महाकल्प मारा था, लेकिन ये यहाँ पर ईयान है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण में संशोधन नहीं है, इसका उत्तर आप बताएंगे। ठीक है, मुझे तो लग रहा है वायुमंडल विभेदन लग रहा है, लेकिन आप इसमें से पढ़ के आप उसका उत्तर दे सकते हैं। अब इसमें से लिखा है अगला क्वेश्चन है भीतरी ग्रह। मैंने बताया था ना, शुरू के जो 4 ग्रह हैं उसको भीतरी ग्रह कहते हैं। सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह पट्टी के बीच है, जिसे मंगल और बृहस्पति, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह हैं। उसके बाद फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन चारों के बीच में गैप हैं। इनके बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। और जो शुरू के 4 ग्रह हैं उनको भीतरी ग्रह कहते हैं, इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर जीवन कितने समय पूर्व। मैंने बताया था आपको, ये देखिए पिछले ये बताया था, ये यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है ये। तो यहाँ पर देखिए 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। तो ये हमारा था ये एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पृथ्वी की उत्पत्ति। और इसमें से बहुत सी जानकारियाँ आप लोगों को मिली होंगी और परीक्षाओं पे हुई, क्योंकि एनसीईआरटी ही का उत्तर प्रतियोगिता परीक्षाओं में माना जाता है। धन्यवाद।